सुहाना और आनंद हवेली में हुए हादसे के बारे में बात करते हुए हवेली से काफी दूर निकल गए थे। तभी सुहाना ने आनंद की तरफ देखते हुए कहा, आनंद, तुम्हें सबसे पहले आदित्य को ढूंढना होगा। आदित्य के बारे में सुनकर आनंद चौंक पड़ा। उसने झल्लाते हुए कहा, लेकिन आदित्य क्यों भला? वो हमारी मदद कैसे करेगा? इस पर सुहाना ने सोचते हुए कहा, आनंद, मुझे लग रहा है कि आदित्य किसी मुसीबत में है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचा कर लाओ। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त आदित्य हमारे बहुत काम आ सकता है। हम भी अकेले नहीं कर पाएंगे ये सब। आनंद। सुहाना की बात सुनकर आनंद भी मन ही मन सोचने लगा, इतना होने के बाद भी ये आदित्य पर इतना भरोसा कर रही है, आखिर ऐसा हो क्या गया है? सुहाना ने आनंद को झंझोड़ते हुए कहा, किस सोच में डूब गए हो आनंद? उसने कहा, ठीक है, मैं आदित्य को ढूंढकर ले आऊंगा, लेकिन तुम क्या करोगी तब तक? इस पर सुहाना ने सोचते हुए कहा, एक शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है इस वक्त, और वो पुतुलबाड़ी गांव में है, इसीलिए मैं गांव जाकर उससे बात करूंगी। गांव का नाम सुनकर आनंद के होश उड़ गए। उसने बौखलाते हुए सुहाना से बोला, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुहाना, तुम उस गांव में जाने की सोच भी कैसे सकती हो? इस पर सुहाना ने आनंद को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो आनंद, मैं संभल कर जाऊंगी, लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम आदित्य को ढूंढने जाओ और मैं तब तक उस शख्स से मिलकर आती हूँ, और तुम दोनों मुझे गांव के बाहर मिलना। लेकिन सुहाना। इससे पहले आनंद सुहाना को रोक पाता, सुहाना वहाँ से तुरंत निकल पड़ी। सुहाना को जाते देख आनंद मन ही मन सोचने लगा, बस सुहाना किसी मुसीबत में न फंस जाए। दूसरी तरफ पुतुलबाड़ी का माहौल अब भी वैसा का वैसा ही था। मार्केट में कम लोग थे और सरपंच के आदमियों के अलावा वहां शायद ही कोई बाहर निकलने की हिम्मत कर सकता था। तभी रेलवे स्टेशन के पास खड़े रिक्शा वाले आपस में बात करने लगे। उनमें से एक ने कहा, जब से ये डायन का खौफ गांव में फैला है तब से मेरा धंधा ही बंद पड़ा है, ना कस्टमर आते हैं ना 4 पैसे हम कमा पाते हैं। तभी एक दूसरे आदमी ने कहा, इस वक्त पैसे से ज्यादा जान जरूरी है मेरे भाई। इस पर उस आदमी ने कहा, तो भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर। रिक्शा वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक औरत घूंघट लिए उनके पास आई। उस औरत ने एक रिक्शा वाले को देखकर कहा, भैया क्या मार्केट तक आप चल सकते हैं? उस औरत को देखकर वहाँ बैठे रिक्शा वाले हैरान रह गए। तभी उनमें से एक रिक्शे वाले ने कहा, अरे मैडम, आप गांव में नई हैं क्या, या फिर आपको पता नहीं है कि गांव का माहौल क्या है? तभी उस औरत ने कहा, भैया मुझे अच्छे से पता है कि गांव का माहौल क्या है, मेरी मजबूरी है इसीलिए मुझे गांव से बाहर जाना पड़ा, क्या आप मुझे मार्केट तक छोड़ सकते हैं या फिर? इससे पहले वो औरत अपनी बात खत्म कर पाती, रिक्शा वाले ने उस औरत को अपनी रिक्शा पर बैठने को कहा। तभी वो औरत उनमें से एक रिक्शा पर सवार हो गई। औरत का चेहरा घूंघट के पीछे छुपा हुआ था, चाहकर भी वो रिक्शा वाला उसका चेहरा नहीं देख पाया। स्टेशन से कुछ दूर आने के बाद उस औरत ने रिक्शा वाले से पूछा, भैया वैसे आप सांवरी देवी के बारे में जानते हैं क्या? सांवरी देवी का नाम सुनकर रिक्शा वाला अचानक से रुक गया। इसके साथ ही रिक्शा में बैठी औरत को एक झटका लगा। रिक्शा वाले ने चौंकते हुए कहा, आपने अभी अभी सांवरी देवी का नाम लिया, क्या आप सच में इस गांव की हैं? उस औरत ने कहा, ये आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। फिर भी आप सांवरी देवी के बारे में पूछ रही हैं, क्या आपको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था? वो मुझे पता है उनके साथ क्या हुआ था, मैंने तो बस आपसे यूं ही पूछ लिया कि आप शायद सांवरी देवी के बारे में कुछ और भी जानते होंगे। इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता सांवरी देवी के बारे में। इतना कहकर वो रिक्शा वाला रिक्शा चलाने लगा। जैसे ही रिक्शा मार्केट के पास पहुंचने वाला था, उस औरत ने रिक्शा को जंगल की तरफ ले जाने को कहा। ये सुनकर रिक्शे वाले ने घबराते हुए कहा, जंगल की तरफ जाने को कह रही हैं? इस पर उसने कहा, मेरा घर वही पास में ही है, आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए, मैं मार्केट किसी और दिन चली जाऊंगी। रिक्शा वाला हिचकिचाते हुए रिक्शा जंगल की तरफ ले जाने लगा। मार्केट से कुछ दूर निकलने के बाद उस औरत ने फिर से पूछा, वैसे सांवरी देवी आखिर करती क्या थी? इस पर उस आदमी ने कहा, लगता है आपको सांवरी देवी के बारे में सच में नहीं पता। खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ। वैसे तो सांवरी देवी वैद्य का काम करती थी,
लेकिन कई सारे लोग उनके पास हर परेशानी के समाधान के लिए जाते थे। इतना कि मेरी माँ भी एक बार उनसे मिलने गई थी और उन्होंने ही मुझे सांवरी देवी के बारे में बताया। वो औरत चौंकते हुए बोली, तो क्या बताया आपकी माँ ने सांवरी देवी के बारे में? जी, उनके बारे में तो बस यही बताया था। और हाँ, लोग कहते थे कि वो किसी बलिया गांव से आई थी। रिक्शा वाला जंगल के बाहर ही रुक गया। वो औरत रिक्शा से उतरकर रिक्शा वाले को पैसे देते हुए बोली, धन्यवाद भैया। तभी उस आदमी ने कहा, वैसे आप कौन हैं? क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ? तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर अपना घूंघट हटाया और जैसे ही रिक्शे वाले ने उसका चेहरा देखा, उसके होश ही उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, अरे तुम डायन? वो औरत और कोई नहीं बल्कि सुहाना ही थी। सुहाना ने घबराए हुए रिक्शे वाले को समझाते हुए कहा, क्या मैं आपको सच में डायन लगती हूँ? गांव में सरपंच ने अफवाह क्या फैला दी, लोग बिना सच जाने मुझे डायन समझ बैठे। ये वही रिक्शे वाला है जो सुहाना को पहली बार आदित्य के लॉज पर लेकर आया था और कई बार सुहाना से मिला भी था। उस आदमी ने सुहाना को देखकर कहा, जब मुझे पहले बताया मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों के हालातों को देखकर मैंने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। और उस दिन जो कुछ मैंने देखा, मुझे भी लगा कि आप डायन हैं। रिक्शा वाले की बात सुनकर सुहाना ने मन ही मन सोचा, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? गलती तो पंडित जी की और काकी की है। जहां एक तरफ सुहाना सांवरी देवी के गांव के बारे में जान चुकी थी, तो दूसरी तरफ आदित्य भी हवेली के अंदर पहुंच चुका था। वो फिर से हवेली के नीचे वाले गलियारों में था। उसे अच्छे से मालूम था कि अगर काकी किसी को लेकर आती है तो वो यहीं कहीं होगा। इसीलिए आनंद ने गलियारे के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन किसी भी कमरे में आदित्य नहीं था। तभी आनंद ने सोचते हुए कहा, अगर काकी आदित्य को लेकर नहीं आई तो और क्या हुआ होगा? क्या आदित्य हवेली में नहीं है? आनंद एक बार फिर से आसपास की सारी जगहों पर देखने लगा, लेकिन आदित्य वहां कहीं भी नहीं था। तभी आनंद अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगा, जिसके साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी दूर से आ रही थी, लेकिन आनंद अपनी शक्तियों की वजह से उसे सुन सकता था। आनंद उस आवाज का पीछा करते हुए गलियारे से दूर एक दूसरे हॉल की तरफ भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि हॉल के कोने में एक दरवाजा था जहां से वो आवाज आ रही थी। आनंद ने जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर देखा तो एक लंबी घुमावदार सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे आनंद सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, वैसे वैसे उसे वो आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई खुद से बड़बड़ा रहा हो। नीचे पहुंचने पर आनंद ने हल्की हल्की रोशनी के सहारे देखा कि वहां कमरे नहीं थे। तभी अचानक से आनंद ने देखा कि कोई चीज चमकी। फिर आनंद ने देखा कि वहां आसपास लोहे के दरवाजे थे। आखिर ये लोहे के दरवाजे यहाँ कर क्या रहे हैं? उसने पाया कि दरअसल वो हवेली का तहखाना था। वो तहखाना देखकर आनंद चौंक गया। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी। आनंद ने सबसे आखिरी दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। वो आदित्य की आवाज थी जो आनंद को यहाँ तक लेकर आई। आनंद ने अंदर झांकते हुए कहा, आदित्य। आदित्य आवाज सुनकर अपने चारों तरफ देखने लगा। कमरे में इतना अंधेरा था कि आदित्य को कुछ दिखा नहीं। आदित्य ने आनंद से कहा, कौन है वहां? ये मैं हूँ आनंद। तुम यहाँ हवेली में क्या कर रहे हो? आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो कुसुम, वो मुझे यहाँ लेकर आ गई। मैं काकी का सच सरपंच को बताने ही वाला था, लेकिन तभी आदित्य की बात को काटते हुए आनंद ने कहा, और तुम्हें कुसुम की सच्चाई के बारे में भी पता चल गया होगा, इसीलिए तुम यहाँ हो। इस पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार वो भी जानता था कि आनंद सही है। तभी आनंद ने कहा, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे पास यहाँ की चाबी है? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, चाबियां किसे चाहिए?
अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें किडनैप कर सकती है तो मैं तुम्हें यहाँ से बिना चाबियों के छुड़ा सकता हूँ। इससे पहले आदित्य कुछ सोच पाता, आनंद ने एक ही झटके में कमरे के लोहे वाले दरवाजों को तोड़ दिया, जिसके साथ ही एक बड़ा धमाका हुआ। आदित्य वो धमाके की आवाज सुनकर बौखला गया। उसे लगा कि जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो, और तभी उसे दूर से दो चमकती हुई आंखें नजर आई। वो डायन की तरह चमक रही थी, लेकिन लाल नहीं, कुछ सोने जैसी चमक रही थी। आदित्य ने घबराते हुए कहा, आनंद, ये तुम हो? देखते ही देखते वो दोनों चमकती आंखें आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो कोई और नहीं, आनंद ही था। उसकी चमकती आंखों को देखकर आदित्य हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, इसका मतलब तुम भी? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी एक डायन हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं इतना भी बुरा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें ही किडनैप करवा लिया। आदित्य ने इस पर जवाब दिया, माना तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो या तुमने जो भी किया वो सब सुहाना भूल जाएगी। एक मिनट, क्या सुहाना जानती है? हाँ, सुहाना सब कुछ जानती है, मेरे बारे में भी और कुसुम के बारे में भी। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। आनंद ने आसपास देखते हुए आगे कहा, आगे की सारी बातें यहाँ से बाहर निकलने के बाद बताता हूँ। इस धमाके की आवाज से हवेली में कुसुम और काकी चौकन्ने हो गए होंगे। इतना कहकर आदित्य आनंद के साथ तहखाने से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वे हवेली के गलियारे वाले हिस्से में पहुंचे, वहां 3-4 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। आदित्य ने पहचान लिया था कि वो सारे सरपंच के आदमी थे। जैसे तैसे उनसे आनंद ने आदित्य को बचाया और हवेली से बाहर ले आया। हवेली से कुछ दूर जाने के बाद आनंद ने आदित्य को रोकते हुए कहा, क्या मुझे अब सारी बात बताओगे? आनंद ने आदित्य को सारी बात बताई, जिसे सुनकर आदित्य हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, इतना होने के बाद भी सुहाना गांव गई है और तुमने उसे जाने दिया? आनंद ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं जाने देता? मैडम को तुम्हारी फिक्र जो हो रही थी, इसीलिए मुझे भेजा, वरना मैं तो सुहाना के साथ जाता। जहाँ एक तरफ आदित्य और आनंद हवेली से निकले थे, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद के धमाके के बाद हवेली के सारे लोग चौंक गए थे। कुसुम को जैसे ही आदित्य के बारे में पता चला, वो भागती हुई काकी से मिलने गई। काकी हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक बड़े से हॉल के अंदर बैठकर ध्यान लगा रही थी। काकी के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा भी बहुत था, लेकिन कुसुम को उस अंधेरे में साफ साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक से काकी की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सका, अपने पति को काबू में ना ले सकी। कुसुम ने हकलाते हुए कहा, काकी वो आनंद। काकी ने कुसुम की बात को काटते हुए कहा, बस बहुत हो गया इनका ड्रामा, अब समय आ गया है आनंद और तुम्हारे पति को सुहाना से दूर करने का। ये कहते ही काकी की सुर्ख लाल आंखें चमक उठी। उनके एक चुटकी बजाते ही कमरे के कोने में हरे रंग की बत्तियां जलने लगी। तभी कुसुम की नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, अरे काकी, ये तो। कुसुम ने देखा कि सरपंच के लाए वही 2 गांव के लड़के वहां हॉल में बिना किसी सहारे के उल्टा लटके थे। उन्हें देखकर कुसुम ने मन ही मन सोचा, आखिर चक्कर क्या है? तभी काकी ने कहा, इन सब के पीछे एक कारण है। ये सब मेरी शक्तियों को और भी बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे काम के बीच सुहाना अब कुछ ज्यादा ही आ रही है। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। काकी की चोटी अपने आप हवा में रेंगती हुई उन लड़कों के पैरों से सर तक लिपटने लगी। जैसे जैसे चोटी उनके ऊपर रेंग रही थी, वैसे वैसे दोनों लड़कों की आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे ही चोटी उनके चेहरे के पास पहुंची, वो रुक गई। काकी ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है?
आखिर तुम्हें भी अपनी मौत का कारण जानने का पूरा हक है। इस बीच कुसुम ने कहा, लेकिन आप इन्हें क्यों मार रही हैं? ये सारे रोहिणी नक्षत्र वाले लोग हैं। भले चंद्र ग्रहण के दिन ना सही, लेकिन इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ये मुझे उस दिन के लिए तैयार करेंगे। इतना कहकर काकी अपनी चोटियों से उन लड़कों को दबोचने लगी। ये देखकर कुसुम ने मन ही मन कहा, वैसे अगर काकी इतनी तैयारियां कर रही है तो मुझे भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। आखिर मेरा मकसद भी तो वही है। जैसे जैसे उन दो लड़कों का दम घुटने लगा, वैसे ही काकी ने कहा, और अब वक्त आ चुका है सुहाना की बेटी का नाम वियोना में बदलने का। आखिर क्या सुहाना पता लगा पाएगी सांवरी देवी के बारे में, और आखिर क्या करने वाली थी काकी अपनी शक्तियों को पाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।